नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण के बारे में। हमने एक टॉपिक भाषा, बोली, लिपि और संविधान को पिछले 2 पार्टों में कवर कर लिया है। आज हम उसी के आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। एक नया टॉपिक आज हमारा होगा। उस टॉपिक का नाम क्या होगा? हिंदी वर्णमाला। अब हम हिंदी वर्णमाला पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हमारा नया टॉपिक का नाम क्या होगा? हिंदी वर्णमाला। ध्यान दीजिए, यह क्लास इतनी शानदार होने वाली है। आप मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद जज करिएगा कि कैसा है यह वीडियो। आप बताइएगा कि अगर मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं आगे भी इसी तरह मेहनत करूँगा। पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी का विकास कैसे हुआ, हमने पिछले टॉपिक में ही कवर कर लिया। अगर हमारा पिछला पार्ट आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और इंडिविजुअल हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में शेष दोनों पार्ट मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी की उत्पत्ति पढ़ी, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला शब्द के बारे में। वर्णमाला शब्द कितने? 2 वर्णों के योग से बना है, यानी 2 शब्दों के योग से। पहला वर्ण, दूसरा माला। पहला शब्द क्या होगा? वर्ण, दूसरा शब्द क्या होगा? माला। इस वर्ण के अर्थ के बारे में बात की जाए और इस माला के अर्थ के बारे में बात की जाए, क्योंकि माला से तो नहीं लेकिन वर्ण से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस वर्ण के 3 अर्थ निकलते हैं अलग अलग दृष्टि से। अलग अलग इस वर्ण के कितने अर्थ निकलेंगे? 3 अर्थ निकलेंगे। व्याकरण की दृष्टि से बात की जाए, तो इसका अर्थ क्या होगा? अक्षर। इस व्याकरण की दृष्टि से बात की जाए तो अक्षर। वेदों, पुराणों आदि की दृष्टि से बात की जाए तो इसका अर्थ किससे होगा? जाति से होगा। और वहीं अगर विज्ञान की भाषा में बात की जाए तो इसका अर्थ होगा रंग। विज्ञान की भाषा से क्या होगा इसका अर्थ? विज्ञान की भाषा से इसका अर्थ होगा रंग। आगे इस माला की बात की जाए तो इस माला का अर्थ यहाँ होगा क्या? समूह। हम यह कह सकते हैं कि इस माला से तो प्रश्न नहीं पूछा जा चुका, लेकिन इससे पूछा गया था प्रश्न कुछ ऐसे था। निम्नलिखित में से वर्ण शब्द का अर्थ कौन नहीं होगा? तो ये तीनों ऑप्शन थे, एक ऑप्शन और था, तो वह गलत होगा। याद रखिएगा, वर्ण के 3 अर्थ कौन कौन से होंगे? अक्षर, जाति और रंग। अक्षर किस दृष्टि से? तो व्याकरण की दृष्टि से, वेदों की दृष्टि से जाति, और विज्ञान की दृष्टि से क्या होगा? रंग होगा। अब आती है इस वर्णमाला की परिभाषा के बाद। इस वर्णमाला की परिभाषा, अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, किसकी? तो वर्णमाला की। तो चाहे हिंदी वर्णमाला हो या अन्य विषय की वर्णमाला हो, सभी विषयों की एक ही निश्चित वर्णमाला होती है और उनका एक निश्चित समूह होता है, व्यवस्थित समूह होता है। निश्चित क्रम में व्यवस्थित समूह होता है। किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा, उनका एक निश्चित समूह होगा। उसी निश्चित समूह को क्या कहा जाएगा? वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषित करें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या होगा? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें तो हिंदी वर्णमाला में क्या होगा? पहले आ आएगा, बड़े आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, का से ज्या तक बात की जाए, का, ख, ग, ये क्रम से आएंगे। या अंग्रेजी वर्णमाला की बात की जाए, ए, बी, सी, डी एक ही क्रम से आएंगे। तो यानी एक निश्चित समूह जो होगा, निश्चित क्रम में व्यवस्था जो होगी, उसी व्यवस्था को ही क्या कहा जाएगा? वर्णमाला कहा जाएगा। प्रत्येक भाषा की अपनी एक निश्चित वर्णमाला होती है। हमने बात कर ली वर्णमाला की परिभाषा की।
अब इसमें आया शब्द क्या, वर्ण। प्रत्येक भाषा के अपने एक वर्ण होते हैं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हम अब वर्णों की चर्चा किसकी करेंगे, हिंदी में। हिंदी के वर्ण कितने होते हैं, वर्णों की संख्या कैसे होती है, किस आधार पर इनको अलग किया जाता है, इन सब की चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लें वर्ण किसे कहते हैं। आइए जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। हमको वर्ण जानने से पहले पिछले टॉपिक पे थोड़ा जाना होगा। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ रखा है भाषा। भाषा के बारे में पढ़ा। भाषा क्या होती है, ऐसा माध्यम जिससे मनुष्य अपने भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। यह भाषा कितने प्रकार की होती है, तो यह भाषा 3 प्रकार की होती है, उनकी चर्चा करें। पहला प्रकार कौन सा है, मौखिक भाषा। दूसरा प्रकार लिखित भाषा। तीसरा प्रकार सांकेतिक भाषा। कौन कौन सा प्रकार, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। कैसा लग रहा है यह टॉपिक आपको, बताइए ज़रूर। हमने बात की मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, अगर इसको परिभाषित करें, इस मौखिक भाषा को अगर हम परिभाषित करें तो भाषा का ऐसा माध्यम जिससे मनुष्य अपने भाव या विचारों को दूसरे तक बोलकर पहुंचाता है। और इस लिखित भाषा की बात करें तो भाषा का ऐसा माध्यम जिससे मनुष्य अपने भाव या विचारों को लिखकर, और सांकेतिक भाषा को ऐसी भाषा जिससे मनुष्य अपने भाव या विचारों को संकेत के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाता है। इसको थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान के लिए जानकारी रख लें हम। सबसे आसान, सबसे कठिन और मध्यम भाषा कौन सी है। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा सबसे आसान होती है। क्यों? क्योंकि यदि कोई मौखिक बोलता है तो हम अगर उसकी भाषा नहीं भी जानते तब उसके बोलने के तरीके से, उसके भाव से, अगर वह रो रहा होगा तो निश्चित ही दुख है, वह हंस कर बातें कर रहा है, मुस्कुरा कर बातें कर रहा है, तो निश्चित बात है कि वह दुख में तो होगा नहीं। तो हम मौखिक भाषा को एक साधारण तौर पर जान भी सकते हैं। लिखित भाषा आसान भी होती है, कठिन भी होती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर लिख कर कुछ देता है, यदि वह, जैसे मैं खुद की बात करूं, मुझे हिंदी में लिख के दिया तब तो बहुत अच्छा समझ में आया, मैंने उसकी भाषा जान ली, वो मेरे लिए क्या हुई, आसान। लेकिन अगर वही व्यक्ति इंग्लिश में लिख के दे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, या और भाषा में दे दे, जैसे उर्दू में लिख कर दे दे तो क्या होगी, वह भाषा मेरे लिए कठिन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे उस भाषा की जानकारी नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं लिखित भाषा आसान भी होती है और कठिन भी होती है। उसी तरह सांकेतिक भाषा यह बहुत ही कठिन होती है। क्यों? क्योंकि इसकी एक निश्चित कोई ध्वनि नहीं होती, इसका कोई एक निश्चित संकेत नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल बात करते हैं। एक एग्जाम्पल, 2 मित्र हैं, पहले मित्र को उसके घर वाले बाहर जाने से मना कर रहे हैं तो दूसरा मित्र उसे चोरी से कैसे बुलाएगा, आवाज़ देकर या सीटी बजाकर। सीटी बजाए, भाई जब वहाँ सीटी बजाऊं तब तुम समझ जाना कि हम बाहर चलना है, तो सीटी बजाकर बुला सकता है। वहीं सीटी किसी को उत्साहित करने के लिए भी बजाई जा सकती है। जैसे कोई मंच पर शो कर रहा हो तो वहाँ पर सीटी बजाएं तो वो सीटी का अर्थ वहाँ का क्या होगा, उत्साह बढ़ाना। लेकिन अगर किसी चौराहे पर सीटी खड़े होकर सीटी बजाई जाए तब क्या होगा, हस्र। वो तो आपको पता ही है, समझदार हैं, जिसको पता है बताइए ज़रूर क्या होगा, हस। आगे यही देखिए, एक ही संकेत के 3 अर्थ निकले। पहला अर्थ मित्र को बुलाने के लिए, दूसरा उत्साह बढ़ाने के लिए, तीसरे के बारे में आपको पता है। आगे बात करें तो वर्ण यहीं से बनता है। वर्ण को अगर परिभाषित करें, इसी मौखिक भाषा जो, यानी ये जो मौखिक भाषा है, इसी मौखिक भाषा
उसकी सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। और वर्ण का खंड नहीं किया जा सकता, सबसे छोटा रूप क्या होगा? वर्ण ही होगा। तो हम परिभाषा लिख लें, मौखिक भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे आ, क, ख इत्यादि, ये क्या होंगे? वर्ण होंगे। अब एक और पद आता है शब्द। शब्द क्या होगा? शब्द क्या होगा? यही जो वर्ण है, वर्णों का एक सार्थक समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। तो हम इसको परिभाषा लिख दें, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे राम, इसमें देखिए रा वर्ण है, आ वर्ण है, मा वर्ण है। इनका एक निश्चित समूह जब किया गया, यानी एक सार्थक समूह किया गया, तो एक क्या शब्द बना? राम। देखिए इसका एक अर्थ निकल रहा है। तो सार्थक दो शब्द आते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके अर्थ निकले। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनके अर्थ नहीं निकलते, लेकिन वो सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सुना होगा, कहते हैं गांव की भाषा में, भैया पानी वानी पिए। पानी तो एक अर्थ निकलने वाला शब्द है, यानी सार्थक शब्द है। वाणी कैसा शब्द है? या निरर्थक है। लेकिन यह हमेशा सार्थक शब्दों के साथ अगर इसका प्रयोग किया जाए तो यह निश्चित ही अर्थ देगा। और ये शब्द हमेशा सार्थक शब्दों के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। याद रखिएगा, निरर्थक शब्द हमेशा किसके साथ? सार्थक शब्दों के साथ ही प्रयोग किए जाएंगे। तो राम हो सकता है एग्जाम्पल, सीता, कमल, श्याम, ऐसे एग्जाम्पल होंगे शब्द के। अगला शब्द आता है एक वाक्य। वाक्य क्या होता है? इसी शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? तो वाक्य कहा जाता है। जैसे राम, राम शब्द है। घर, घर भी शब्द है। जाता है, राम घर जाता है, ये सारे शब्द हैं। लेकिन जब इन्हीं का एक सार्थक समूह बनाया गया जिसका कोई अर्थ निकले, तो क्या बन गए? वाक्य। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। मैं क्या है यहाँ पर? तो एक शब्द है, और पढ़ाता हूँ भी शब्द है, हूँ भी एक शब्द है। इनका जब समूह हुआ तो क्या बने? वाक्य बन गए। हमने तीनों के बारे में तो चर्चा कर ली, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन भरा एक टॉपिक है, उसकी चर्चा कर लें, क्योंकि कभी कभी यहाँ कन्फ्यूजन में गलती हो जाती है। उसकी चर्चा करते हैं। हमने बात की थी वर्णमाला की परिभाषा। पेपर में पूछा जाता है प्रश्न, जल्दी जल्दी में अक्सर गलती हो जाती है। इसकी परिभाषा क्या हमने चर्चा की थी? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर पूछा जाए वर्णमाला किसे कहते हैं, तो पहला ऑप्शन जरूर होगा वर्णों के सार्थक समूह को। लेकिन
और दूसरा या लास्ट ऑप्शन होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह। लेकिन विद्यार्थी या जो भाई बहन हैं वो क्या करते हैं, गलती यहाँ कर जाते हैं, जल्दी जल्दी में यहाँ पर पहले इसको टिक कर जाते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को। तो याद रखिएगा, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, तो शब्द। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला। देखिए वर्णमाला जो होती है एक व्यवस्था होती है, कौन से वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन इसमें देखेंगे, इसमें जो व्यवस्था बनेगी उसका अर्थ निकलेगा, कुछ ना कुछ मतलब होगा। हमने परिभाषा की चर्चा कर ली, अब आगे हम वर्ण के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, निश्चित बात हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हिंदी के वर्णों की ही चर्चा करेंगे। आइए पढ़ते हैं वर्ण के बारे में। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। कितने वर्ण होंगे, 52। अब वर्ण कितने प्रकार के पूछा जाए तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार, तो 2 प्रकार। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। अगर हम इन दोनों की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाए तथा जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। जैसे हम पढ़ेंगे आ, ऊ। देखिए जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो इसमें आ का ही उच्चारण हो रहा है, ऊ पढ़े तो ऊ का उच्चारण, यानी ए पढ़े तो ए का ही उच्चारण। जबकि इसके विपरीत अगर हम बात करें, ऐसे वर्ण जिनको स्वतंत्र नहीं बोला जा सकता तथा जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े। इसकी परिभाषा क्या होगी व्यंजन की, ऐसे वर्ण जिनको स्वतंत्र नहीं बोला जा सकता, जिनको बोलने के लिए क्या करना पड़े, किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े। जैसे हम बोलते हैं क, क्या क, देखिए क के साथ आ का भी उच्चारण हो रहा है, या माँ आ का उच्चारण हो रहा है, चा या की ई का उच्चारण हो रहा है। यानी इनको बोलना है, किसको, व्यंजन को, तो किसी अन्य वर्ण की सहायता जरूर लेनी पड़ेगी, तभी इनको बोला जा सकता है। आइए हम पहले स्वर के बारे में विस्तार से चर्चा करें, स्वरों की संख्या के बारे में, स्वरों मात्राएं कौन कौन सी होती हैं और इनके भेद, इनके प्रकार, इन सब की चर्चा विस्तार से करते हैं। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और मेरे वीडियो को और अपने भाई बहन या मित्रों में शेयर करिए।
याद रखिए, आप हमें टाइम दीजिए हिंदी में, निश्चित ही 1 महीने अच्छे से टाइम दीजिए। हम आपको गारंटी करते हैं आप जिस भी परीक्षा में बैठेंगे आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे, लेकिन 1 महीने हमें अच्छे से टाइम दीजिए। और सारे वीडियो आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएंगे, सारे टॉपिक से जुड़े हुए, चाहे जो टॉपिक हो, जो टॉपिक आपको पढ़ना है वह कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अगला टॉपिक वही पढ़ाएंगे। हमने चर्चा कर ली स्वर की परिभाषा। अब स्वरों की संख्या की बात करें तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या कितनी? 11। हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, स्वर कितने बताए जाते हैं? 13। लेकिन याद रखिएगा, आप वनडे एग्जाम यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको यह भी पता होगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। आगे जो नए हैं उनको नहीं पता, तो याद रखिए कि स्वरों की संख्या कितनी होगी? 11, ना कि 13। हम 11 स्वर को लिखते हैं सबसे पहले। अ, हर्ष ई, दीर्घ ई, ओ, ऋषि, ए, ओ और अंग आ को छोटी कक्षाओं में स्वर की ही श्रेणी में रख दिया जाता है, लेकिन अंग और आह क्या है? स्वर नहीं होते। क्या होते हैं? तो अयोगवाह। इनके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में यूपी टेट का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया था अंग आह को किस नाम से जाना जाता है, अंग आह को क्या कहते हैं, ऐसे करके प्रश्न आया था। उसकी चर्चा आगे करते हैं, तब तक पहले इस पर चर्चा करें। स्वरों की संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। स्वर कितने हुए? तो 11। पूछा जाए मात्राओं की संख्या, तो मात्रा के बारे में चर्चा करें। इस आ की कोई मात्रा नहीं, इस आ की कोई मात्रा नहीं होती। इसकी मात्रा की बात करें, एक पाई, ई, ऊ, ऋषि एक चोटी, ऐ, ओ एक चोटी, इसमें 2 चोटी। मात्रा कितनी हुई? इसकी कोई मात्रा नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मात्राओं की संख्या कितनी? 10। पेपर में पूछा गया प्रश्न क्या था? बताइए मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, यानी मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी? 10। लिख ले इसको, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने? तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 ही होती है। आगे बात करते हैं इस आ से जुड़े हुए तथ्य के बारे में। इस आ से जुड़ा हुआ क्या पूछा जाता है? तो इस आ को कहा जाता है शहीद स्वर। शहीद स्वर, और इस स्वर वर्ण भी होते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं शहीद वर्ण। पेपर में पूछा गया था निम्नलिखित में से किसको शहीद वर्ण या शहीद स्वर कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इस आ को क्या कहा जाएगा? शहीद स्वर या शहीद वर्ण। शहीद क्या होता है? जैसे हमारे देश के भारतीय जवान खुद शहीद हो जाते हैं परंतु देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह यह आ भी व्यंजन वर्णों के साथ खुद को शहीद करके इनको पूरा कर देता है। देखिए, व्यंजन अगर स्वर नहीं होगा तो वो आधे होंगे, और आधे जब इसमें स्वर जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। कोई भी व्यंजन वर्ण हो,
क्या करेगा, अगर उसमें आ जोड़ दिया जाए तो यानी आ खुद को समाप्त करेगा, खुद तो शहीद हो जाएगा, लेकिन उस व्यंजन वर्ण को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शहीद स्वर या फहीद वर्ण कहा जाता है। आगे इसको अमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। मात्रिक स्वर या अमात्रिक वर्ण भी कह सकते हैं। अमात्रिक स्वर या अमात्रिक वर्ण क्यों, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसे अदृश्य स्वर भी कहा जाता है। अदृश्य स्वर या अदृश्य वर्ण। अब ये क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस वर्ण के साथ होता है या स्वयं तो अदृश्य यानी दिखाई नहीं देता, परंतु उस वर्ण के साथ पढ़ा जरूर जाता है। यहाँ देखिए का, जब इसका योग हुआ का, दिखाई तो नहीं दिया लेकिन उच्चारण करते समय आ का उच्चारण जरूर आया, का। इसको उदासीन स्वर या उदासीन वर्ण भी कहते हैं। उदासीन स्वर या उदासीन वर्ण। ऐसा क्यों उदासीन स्वर क्यों इन्हें कहा जाता है, जैसे जल का पीएच मान 7 होता है, यह उदासीन होता है। उदासीन क्या होता है, वह जो उसमें जो कुछ भी मिलाया जाए वह उसी रूप में ढल जाता है, यानी उसी रंग का हो जाता है। उसी तरह आ को जिसके साथ ले जाया जाए, जिसके साथ संयोग किया जाए, वह उसी रूप का हो जाता है। अगर का के साथ संयोग होगा तो का में पढ़ा जाएगा, खा के साथ संयोग होगा तो खा पढ़ा जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उदासीन स्वर या उदासीन वर्ण कहा जाता है। इसकी आगे चर्चा करें। हमने स्वरों की संख्या पढ़ ली, स्वर में मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, मात्राएं कितनी होती हैं, इस आ को और किस किस नाम से जाना जाता है, इन सबको हमने पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं स्वरों के भेद यानी स्वरों के प्रकार। क्या है, स्वरों के भेद या स्वरों के प्रकार। इस स्वर के भेद यानी प्रकार में हम पहला आधार लेते हैं। पहला आधार कौन सा, जीभ या जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। पहला आधार क्या होगा, जीभ या जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। आधार पर स्वर के भेद, जीभ या जीवा के आधार पर स्वर के भेद। यानी हमने पहला आधार कौन सा लिया, जीभ या जीवा के आधार पर स्वर के भेद। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से, अग्रस्वर, दूसरा प्रकार मध्य स्वर, तीसरा प्रकार पश्च स्वर। हमने जीव या जीवा के आधार पर, मान लीजिए जैसे जीव है, इस जीव पर मत जाइए, इस जीव को बनाने के लिए ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। ये जैसे जीव है तो उच्चारण का कहाँ से होगा, इस आगे वाले भाग से होगा, तो इसको अग्रस्वर, इस वाले भाग से मध्य स्वर, इसको क्या कहते हैं, तो पश्च स्वर। इसको याद करना है तो हम पहले बात करते हैं किसके बारे में, तो पहले हम बात करते हैं मध्य स्वर के बारे में। मध्य स्वर कौन सा, तो या आ। मध्य स्वर कौन सा, आ। आगे बात की जाए पश्च स्वर तीसरे नंबर पर आता है। तो 3 की आकृति जैसी बनने वाले जितने भी स्वर होंगे सब किस में आएंगे, पश्च स्वर में आएंगे। कौन कौन से स्वर आते हैं, इस आ को छोड़ दिया जाए तो कौन कौन से, बड़ा ई होता नहीं, फिर उसके बाद उ ऋषि होगा नहीं, उसके बाद ए नहीं होगा, ओ और।
इसके बाद जो भी बचते हैं शेष कौन से, ई, उसके बाद ऋषि, ए किस में आएंगे, तो अग्र स्वर में आएंगे। हमने स्वरों का पहला आधार लिया कौन सी, जीभ या जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से, ई, बड़ी ई, ऋषि, ए। मध्य स्वर में छोटा, पश्च स्वर में बड़ा, उ। उसके बाद ओ, और। हमने चर्चा कर ली जीभ या जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार। आगे मुख विवर के आधार यानी मुख द्वार के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर आदि, ऐसे 3-4 टॉपिक और बचते हैं इसमें, किस आधार पर क्या होंगे प्रकार। इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।